नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। देखो, जैसा कि हम लोग कार्ल मार्क्स जो थिंकर थे उनके विषय में पढ़ रहे थे। अभी तक इनकी जो भी थिंकिंग थी, जो भी थॉट वगैरह थे, चाहे वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो, ऐतिहासिक भौतिकवाद हो, उत्पादन विधि हो, वर्ग संघर्ष हो, ये सारे हमने देख लिए। आज इनका एक लास्ट टॉपिक जो बचा है क्या है, अलगाववाद वाली थ्योरी बची है। इसको आज जो कि हम लोग डिटेल से देखेंगे, समझेंगे। ये एस पांडे जी का बुक है जो कि हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी अच्छा बुक है। ठीक है, अब ये हमारे कार्ल मार्क्स जी, देखो इन्होंने अपना बुक लिख रखा है। ठीक है, इसी में इन्होंने अपनी सारी थ्योरी वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, जिसको हम लोग जो कि यहाँ पे नीचे डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। देखो, हमने जो कि एक बैच 1 जो कि अपना स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो समाजशास्त्र का प्रश्नोत्तर यानी एक तरह से कह लो जो मुख्य परीक्षा होता है, वहाँ पे कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाए, उसके संबंध में कुछ गाइडेंस होगा। जहाँ पे आप हमको देखो पर डे जो कि 2 क्वेश्चन लिख के भेजेंगे और उसका जो कि हम लोग जो कि आंसर इवेल्युएट करेंगे, और आपकी जो भी कमियाँ रहेंगी, जो भी उसमें दिक्कत रहेंगी आपके आंसर उत्तर लिखन में, एक अच्छा उत्तर लिखन में, उसको जो कि दूर करके आपको सही मार्गदर्शन किया जाएगा। ये बैच 1 है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर पूरा वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये सक्सेस क्लास की तरफ से चालू हुआ है। ये आपका जो फर्स्ट बैच है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, और पहले बैच में केवल 20 बच्चे ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का हमारा क्या है, अलगाववाद की जो थ्योरी कार्ल मार्क्स की, वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एस पांडे जी क्या लिखते हैं अलगाववाद के विषय में, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है। तो एस पांडे जी बताते हैं कि मानवतावादी विचारक जो कार्ल मार्क्स है, उन्होंने पूंजीवाद समाज के आलोचना के विश्लेषण के क्रम में श्रमिकों के अमानवीय दशाओं के चित्रण करने हेतु अलगाववाद की धारणा को प्रस्तुत किया है। तो ये देखो काफ़ी ज़बरदस्त जो कि इंट्रो है। अगर अलगाववाद का जो कि कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आप बस एज इट ये पूरा 3 लाइन जो कि लिख दीजिएगा, आपका बहुत ही अच्छा इंट्रो ये साबित होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आपके मानवतावादी विचारक कार्ल मार्क्स है, मानवतावादी कैसे, यहाँ पे देखो जो आपके कार्ल मार्क्स वो हमेशा श्रमिकों के कल्याण के लिए सोचते हैं, तो इसलिए इनको मानवतावादी विचारक कहा जा रहा है। तो ये देखो जो पूंजीवादी समाज था ना, उसकी आलोचना के विश्लेषण में जो कि अलगाववाद को इन्होंने एक्सप्लेन किया। यानी कि इनका मानना है कि जो पूंजीवादी समाज है, इससे लोगों में या फिर जो श्रमिक है या फिर कर्मचारी, उनमें अलगाव उत्पन्न होता है। एक तरह से पूंजीवादी जो एक तरह से जो पूंजीवादी सोसाइटी है उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पे और आगे बताया जाता है कि अलगाव को अभी ये अलगाव क्या है, इसको डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे कि अलगाव को एक ऐसी सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशा या स्थिति के रूप में परिभाषित किया है जहां व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन के मूलभूत पक्षों से यहां तक कि स्वयं से कटा हुआ महसूस करता है। अलगाव क्या है? अलगाव वो परिस्थिति, वो मनोवैज्ञानिक दशा है जहां पर व्यक्ति जो कि अपने सामाजिक जीवन से जो कि कट जाता है, और उसके जो मूलभूत पक्ष होते हैं वो अपने मतलब जो मूल उसके जैसे उसकी जो रुचि होती है, उसकी जो कला संस्कृति के संबंध, जो उसका सामाजिक संबंध होता है, वो सबसे जो कि अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है, यही अलगाववाद है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इंट्रो यहाँ पे लिखा गया है। अब आगे देखो यहाँ पे बताया जाता है कि मार्क्स के अनुसार कार्य मनुष्य की व्यक्तिगता, मानवता और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण साधन है। जी हाँ, जो आपका कार्य है वो व्यक्ति की जो मानवीय या फिर मूलभूत जो आवश्यकता है उसको पूरा करेगा, क्योंकि कार्य करेंगे तभी आपको इनकम मिलेगा तभी आप जो कि कुछ उससे काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पे कही जा रही है, जिसके माध्यम से वह न केवल अपनी सृजनात्मक शक्ति का इस्तेमाल करके संतुष्टि पाता है, बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। यानी जो आपका व्यक्ति कार्य करता है, अगर वो देखो उसका जिसमें इंटरेस्ट है, उस संबंध में उसको कोई जॉब मिल गया है, या उस संबंध में वो जो कि कुछ अपना स्वयं का बिजनेस कुछ कर रहा है, स्वयं का काम कर रहा है, तो इस तरह से अगर वो अपनी इनकम जो कि अर्न कर रहा है, तो इससे देखो वो जो कि उस कार्य को करके संतुष्टि भी पा रहा है। ठीक है, इसी तरह की बात की जा रही है, और साथ ही इससे जो उसकी सृजनात्मक शक्ति है वो भी जो कि बरकरार रहती है उसमें, और जो कि वो नया इनोवेशन करता रहता है अपने कार्य को लेके। और देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इससे जो कि सामाजिक आवश्यकताओं को भी व्यक्ति अपनी पूरी कर लेता है, किसके जरिए? कार्य के जरिए। फिर यहाँ पे देखो बोला जा रहा है अतः इस आधार पर देखेंगे तो जो कार्य है, वर्क है किसी व्यक्ति का, यह केवल व्यक्तिगत कार्य नहीं बल्कि सामाजिक कार्य भी है, और कार्य का यही रूप ही व्यक्ति एवं उसके कार्य के बीच संबंधों का आदर्श रूप है। यानी कहने मतलब जो आप किसी व्यक्ति का एक कार्य होता है, वह कार्य जो कि उसको जो कि समाज से जोड़ता है, समाज के विभिन्न अंगों से, समाज के विभिन्न लोगों से जो कि वह अपने कार्यों की वजह से जो कि जुड़ता है, और उनके साथ जो कि व्यक्ति का जो कि सामाजिक संबंध भी स्थापित होता है। परंतु निजी संपत्ति के उद्भव, अब देखो यहाँ पे बताया जाए जो आपका निजी संपत्ति यानी जो
जो आपका पूंजीवाद समाज आया तो निजी संपत्ति के उद्भव के साथ ही मनुष्य और उसके बीच कार्य का यह आदर्श संबंध समाप्त हो गया है, जिसकी चरम परिणति पूंजीवाद व्यवस्थाओं में दृष्टिगत होती है। यानी कि जो आपका पूंजीवाद व्यवस्था है यहाँ पर देखो निजीकरण जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण जो मनुष्य है और उसका जो कार्य है उसके बीच में संबंध टूट गया। अब मनुष्य का कार्य के बीच में संबंध टूट गया यानी उसकी सृजनात्मकता खत्म हो गई, तो इस आधार पर जो उसका सामाजिक संबंध कार्य के आधार पर बना था वो भी जो कि टूट गया है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है। फिर अभी आपको अच्छे से यहाँ पे आगे समझ में आएगा, अच्छे से डिटेल में वो पॉइंट वाइज लिखा है, अभी आप बस देखो। फिर यहाँ बोला है कि पूंजीवादी समाज में कार्य की दशाएं ऐसी होती हैं कि व्यक्ति का अपने कार्य से अलगाव हो जाता है। चूँकि यहाँ पे देखो बोला जाए जो पूंजीवादी समाज में जो कार्य की दशाएं होती है किसी व्यक्ति की, जैसे उससे बहुत ज़्यादा कार्य कराया जाता है, इस तरह की चीज़ें होती है कि उससे जैसे देखो 12 से 16 घंटे काम लिया जा रहा है, या फिर उसको जो कि वेतन कम दिया जा रहा है, या फिर उसको लगातार एक ही टाइप का कार्य दिया जा रहा है, कुछ और काम करने को नहीं दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, व्यक्ति में देखो जो कार्य से जो कि अलगाव हो जाता है। इस तरह की बातें यहाँ पर बताई जा रही है। फिर देखो आगे लिखते हैं SS पांडे जी कि चूँकि जो आपका जो कार्य होता है वह एक सामाजिक तथ्य है, ठीक है। जो आपका वर्क होता है, क्योंकि हम लोग जो वर्क करते हैं वो समाज में रह के करते हैं, तो जो आपका वर्क है वह एक सामाजिक तथ्य है। अतः कार्य से अलगाव उसे समाज से भी अलगाव अलग थलग कर देता है। यानी कहने मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य से अलग होता है तो इसका मतलब वो समाज से भी अलग थलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्य जो कि समाज में रह के ही किया जाता है, एक सामाजिक तथ्य के रूप में कार्य को देखा जा रहा है। फिर यहाँ पे देखो बताया कि इस प्रकार वह कार्य से, अपने सहकर्मियों से और अंततः स्वयं से अलगावित हो जाता है। तो कहने मतलब कोई व्यक्ति में अलगाव कैसे आ रहा है, पहले वो अपने कार्य से अलग हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वो अपने जो सहकर्मी उनसे अलग हो जा रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अंततः वो जब ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो अपने कार्य से अलग हो गया, मतलब उसकी जो सृजनात्मक क्षमता है वो नहीं है, अब नहीं देखने को मिली है। वो अपने कर्मचारी, मतलब जो उसके साथ में काम करने वाले लोग थे, व्यक्ति थे, मित्र से, उनसे जो कि अलगाव उसका हो चुका है। तो इन कंडीशन में जो कि व्यक्ति अपने से भी, स्वयं से भी अलगाव हो जाता है। स्वयं से अलगाव होने का मतलब कि प्रकृति से वो कट जाता है और जो उसकी कला संस्कृति होती है उससे भी वो जो कि दूर होने लगता है। तो इसी कंडीशन को जो कि मार्क्स जो कि अलगाववाद की बात कहते हैं। अब देखो इसको और अच्छे से समझाया जा रहा है यहाँ पे। मार्क्स ने पूंजीवाद समाज के अंतर्गत इस अलगाव के 4 स्वरूपों को पहचाना है। 4 स्वरूप बताया कि किस तरह से अलगाव आता है किसी व्यक्ति में पूंजीवाद समाज में। तो देखो बोला है कि सर्वप्रथम मनुष्य अपने उत्पादन तथा उत्पादन प्रक्रिया से अलगावित हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ उसका कार्य उसको रचनात्मक कार्य का संतोष नहीं दे पाता है। यानी व्यक्ति, मान लो जैसे कोई व्यक्ति ए है, ये मान लो किसी कार की फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, वर्कर है, किसी कार की फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब ये रात दिन इसको एक काम मिला है कि जो कार के व्हील्स होते हैं, यानी जो पहिए होते हैं, आप उनको जो कि कार में फिट करिए, ठीक है। बस इसका एक यही काम है, कार के व्हील्स को कार के पहिए में फिट करना। अब ये रात दिन एक ही काम किए जा रहा है, बस यही काम कर रहा है, काम करते जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, इस व्यक्ति जो पर्सन ए था, इसके अंदर जो सृजनात्मक कार्य था, रचनात्मक कार्य था, वो समाप्त हो गया। अब वो लगातार एक ही तरह का काम कर रहा है। यानी कि अब इसको जो कि इसके काम में मज़ा नहीं मिल रहा है, इसको जो कि संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही अपने काम से, ठीक है। तो इस तरह से जो कि अलगाव का पहला चरण हमको देखने को मिलता है। दूसरे चरण में क्या होता है, वह प्रकृति से भी अलगावित हो जाता है, क्योंकि मशीनों पर कार्य करने के कारण उसका प्रकृति से संबंध टूट जाता है और वह प्रकृति का आनंद नहीं ले पाता। और जो कोई व्यक्ति है किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है, तो देखो उसका पूरा दिन का टाइम जो कि किसमें चला गया, फैक्ट्री में काम करने के। यानी सुबह बंदा निकला घर से काम के लिए और रात को घर वापस आ रहा है। अब उसको देखो दिन में कहीं टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो जो कि प्रकृति, जो इतनी सुंदर आपकी पृथ्वी है, उसका पूरा आनंद वो नहीं ले पा रहा है। यानी कि उसका प्रकृति से अलगाव भी देखने को मिल जा रहा है। फिर तीसरा बोला है कि तीव्र प्रतिस्पर्धा की स्थिति में उसे अपने सहचरों से अलगावित कर देती है। यानी कि जो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ काम कर रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो दूसरा जो कि उसका फायदा उठाकर उसकी पोस्ट को या उसके लाभ को अपने लाभ में शामिल कर देता है। इससे देखो यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसके कारण व्यक्ति जो कि अपने जो सहचर है, यानी जो उनके साथ सहकर्मी है, उनसे भी अलगाव हो जाता है, उनसे भी दूरी हो जाती है कंपटीशन के जरिए। फिर देखो ये 3 कंडीशन होगा जिससे व्यक्ति अलगाव महसूस क्या कर रहा है। पहला क्या था कि वो जो कि अपना एक ही काम करते करते उसके रचनात्मक कार्य जो नहीं रह जाता है, वो अपनी सृजनात्मकता खो देता है। दूसरा जो कि प्रकृति से भी व्यक्ति अलगाव महसूस करने लगता है लगातार फैक्ट्री में काम करते करते। थर्ड जो कि एक कंपटीशन, आज जो वर्तमान का दौर कंपटीशन का दौर है, इस दौर में देखो जो अपने सहकर्मी उससे भी अलगाव हो जाता है। यानी कि व्यक्ति का कोई मित्र, ऐसा कोई अच्छा सच्चा मित्र नहीं होता जहां से वो अपनी सभी बातें सुख दुख शेयर कर सके। इस तरह की बातें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर लास्ट आता है अंततः वह अपने आप से भी पराया हो जाता है। जब देखो ये सारी कंडीशन ऊपर की जो कि किसी कर्मचारी या किसी व्यक्ति पर आती है, तो इस तरह से दिखाया जाता है कि व्यक्ति जो कि धीरे धीरे क्या होता है, जब इस तरह की स्थिति में होता है तो वो अपने आप को भी अपने आप से पराया भी हो जाता है, यानी अपने आप से ही अलग हो जाता है। यहाँ पे देखो बोला जाए कि विवशता उसके जीवन का प्रमुख पक्ष बन जाती है और संस्कृति, कला, साहित्य के प्रति उसकी कोई अभिरुचि नहीं रह जाती। यानी कि वो अब देखो बस उसका काम यही हो गया, जैसे बोलते हैं ना भैया, कोई जा रहा है तो उसका काम क्या है, 10 से
10 से 6 बजे तक की ड्यूटी है भाई दिन भर की। अब वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन 10 से 6 उसको जाना ही जाना है। तो वो अब क्या करता है कि 10 से 6 मिनट ड्यूटी समझ के पूरे जीवन जो कि 10 से 6 एक ही ड्यूटी करते करते निकाल देता है। तो यानी वह व्यक्ति देखो उसका संस्कृति कला साहित्य से उसका जो कि लगाव नहीं रह गया, वह जो कि इस तरह से जो वो अपने आप से भी अलगाव महसूस करता है। अपने आप से अलगाव कहने का मतलब क्या है कि वो कल्चर जो उसकी है, जो कला साहित्य है, मनोरंजन के साधन है, उन सबसे जो कि जुड़ नहीं पाता, उन सबसे जो कि कटा कटा रहने लगता है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। अब देखो ये जो अलगाववाद हमने 4 स्टेप में देखा, ये कैसे उत्पन्न होता है, यही चीज़ यहाँ पे देखो बताया जा रहा है। तो जो मार्क्स है वो बताते हैं कि ये अलगाववाद का कारण क्या है। इन्होंने देखो अलगाववाद का कारण 2 कारण बताया। पहला जो आपका पूंजीवाद उत्पादन प्रणाली है, इसमें देखो नहीं जो जटिल श्रम विभाजन है, एक तो ये पहला कारण है, यानी पूंजीवाद उत्पादन प्रणाली में जो जटिल श्रम विभाजन है, पहला कारण ये है, इसके कारण जो कि अलगाववाद होता है। दूसरा कारण क्या है, जो निजीकरण हो रहा है, यानी संपत्ति का निजी स्वामित्व बढ़ता जा रहा है। जो कुछ ही लोग हैं जो अधिक से अधिक लाभ ले रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग हैं नीचे जिनको जो कि अपने मेहताना भी नहीं मिल पा रहा है, जितना उनका हक का जो वेतन होता है वो भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो इससे देखो सामाजिक दूरियां बढ़ती जा रही है निजी स्वामित्व के कारण। इस वजह से व्यक्ति में जो कि अलगाव हमको देखने को मिल रहा है। अब चलो आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। हमने ये अलगाव के क्या कारण है, 2 कारण हमने मुख्य रूप से देखा, जटिल श्रम विभाजन पूंजीवाद समाज में और निजी स्वामित्व। इसके कारण जो कि अलगाववाद की प्रवृत्ति कार्ल मार्क्स बताते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो बताया जा रहा है यहाँ पे कि देखो यहाँ बताया कि जो आपका पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था है, इसमें देखो श्रमिक का उत्पादन संबंधी निर्णय पर कोई प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यानी कि देखो जो भी फैक्ट्री वगैरह होता है, वहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाता है वो फैक्ट्री के शीर्ष जो 10 से 12 अधिकारी होते हैं, बस वही मिलकर आपस में मिलकर जो कि फैक्ट्री के संबंध में जो भी डिसीजन लेना होता है कंपनी के संबंध में वो लेते हैं। यहाँ पर श्रमिकों का योगदान नहीं होता, श्रमिकों को सहभागी नहीं बनाया जाता। इस कारण देखो जो उत्पादन प्रणाली है या फिर उत्पाद है उस पर देखो बताया जा रहा है जो श्रमिक है उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। श्रमिक से यह नहीं पूछा जाता है कि क्या उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है। इस प्रणाली में उसकी रुचि को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। फिर देखो आगे का है, उससे किसी कार्य का केवल एक भाग करना होता है, फलतः वह किसी कार्य को पूर्णतया नहीं कर पाता है। इस प्रकार वह कार्य का पूर्णतया आनंद नहीं ले पाता है और अपनी सृजनात्मकता का उपयोग नहीं कर पाता है। यानी व्यक्ति की सृजनात्मकता कैसे खत्म हो जाती है, देखो जो वो काम कर रहा है उसके संबंध में जो भी डिसीजन हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और जो वो काम कर रहा है उस काम को पूरा नहीं कर। जैसे देखो कार बनाने वाली कंपनी, तो वो पूरा कार अकेले कोई एक व्यक्ति नहीं बना रहा है, ठीक है, उसमें कल वो जैसे हमने देखा था कोई एक पर्सन ए था, वो क्या कर रहा था, व्हील बनाने का काम कर रहा है। इसी तरह कोई पर्सन बी होगा जो कार का जो शीशा वगैरह होगा, विंडो वगैरह होगा, वो फिट करने का काम कर होगा। इसी तरह सभी लोग होंगे जो इस तरह की काम कर रहे होंगे, अलग अलग लोग जी अलग अलग एक ही काम को कर रहे हैं। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि इससे क्या होगा, व्यक्ति जो सृजनात्मकता है, उसकी इनोवेटिव माइंड है, वो खत्म हो जाता है, वो अपने कार्यों में आनंद नहीं ले पाता है। यह जो कि उसके अलगाव का पहला स्टेज होता है। अब ये हमने देख लिया कि कैसे जो कि इसको इस तरह के अलगाव हमको देखने को मिलता है। फिर को बोला कि उसे अपने द्वारा किए गए कार्य का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि पूंजीपतियों द्वारा अतिरिक्त मूल्य का शोषण कर लिया जाता है। यानी कि देखो जो लागत से जो अतिरिक्त लाभ होता है, उस लाभ को जो कि कर्मचारियों में शेयर नहीं किया जाता है। वो जो कि लाभ अतिरिक्त लाभ कौन लेता है, जो जिसका फैक्ट्री होता है, जो फैक्ट्री के ओनर होते हैं, वो जो कि उसका लाभ रख लेते हैं। तो इससे यानी कि उसका उत्पादन में उसका कोई योगदान भी नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से डिसीजन मेकिंग में उसका कोई योगदान नहीं है, ठीक है। और जो अतिरिक्त लाभ हो रहा है उसको भी उसको जो कि उस लाभ का लाभांश नहीं मिला। तो इस वजह से देखो व्यक्ति में जो सृजनात्मक कार्य है वो जो कि खत्म हो जाता है। फिर देखो बोला है कि अधिक समय तक लगभग 12 से 16 घंटे तक उसे मशीनों पर बंधाया काम करना पड़ता है, फलतः वो मशीन का पुर्जा बनकर जाता है। यहाँ इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा होती है कि एक का लाभ दूसरे का हानि बन जाता है और कार्य का सामुदायिक पक्ष समाप्त हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति होता है अपने सहकर्मी से भी अलगाव महसूस करने लगता है, किसके कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण। इस प्रकार पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में उत्पादन का कार्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन न होकर स्वयं में साध्य हो जाता है। यानी जैसे जो हम लोग कार्य होता है, जो उत्पादन का काम करते हैं, किसके लिए करते हैं, ताकि हमारी जो भौतिक आवश्यकता है उसको पूरा कर ले। यानी कि उत्पादन कार्य एक तरह से साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जब व्यक्ति अलगाव महसूस करने लगता है तो यह जो उत्पादन कार्य है ये अलगाव के लिए एक साध्य का रूप हो जाता है, साधन के बजाय, ठीक है। जिससे व्यक्ति की जो सृजनात्मकता है, वो उसकी जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति है वो जो कि खत्म हो जाती है और व्यक्ति केवल अपनी आजीविका के लिए कार्य करने लगता है। इससे क्या होगा, इससे देखो जो व्यक्ति का जो कार्य से उसका जो लगाव है कार्य के प्रति, वो लगाव जो कि समाप्त हो जाता है। फिर देखो यहाँ बोला है कि मार्क्स अलगाव की इस स्थिति को मानव समाज का अस्थायी लक्षण मानते हुए इस बात का भविष्यवाणी करता है कि जब श्रमिक अपने लगाव के कारणों के बारे में जागरूक यानी वर्ग चेतना का विकास उसमें होगा, तब वह सामूहिक क्रांति यानी साम्यवादी क्रांति द्वारा इस पूंजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन कर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना
करेगा। तो यहाँ पे देखो मार्क्स कहते हैं कि यह जो अलगाव का कंडीशन है, स्थिति, यह देखो स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, यानी कि कुछ ही देर के लिए है। जब जो वर्कर है उसका जो अलगाव इतना हो रहा है, एक तरह से उसका जो शोषण हो रहा है या फिर जो उसमें अलगाव हो रहा है, जब उसमें चेतना आएगा, यानी उसमें जब जागरूक आएगा कि हाँ पूंजीपति लोग जो कि ज़्यादा लाभ ले रहे हैं, हमको कोई लाभ नहीं दे रहे, हमको उत्पादन प्रणाली में शामिल नहीं करी, ये सब चीज़ें का चेतना आएगा, तो वो क्या करेगा, पूंजीपति के प्रति जो पूंजीवादी समाज के प्रति जो कि क्रांति करेगा, जिससे जो कि अलग वो दूसरे समाज की स्थापना होगी, जो कि क्या कहलाएगा, साम्यवादी समाज कहलाएगी। इस तरह की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर देखो कहा जा रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन कर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करेगा, जहां उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा। इसके पहले क्या था, उत्पादन के साधन पर केवल जो पूंजी जिसका फैक्ट्री था, जो ओनर था, केवल उसी का जो कि स्वामित्व था। लेकिन जो आपका साम्यवादी समाज होगा, यहाँ पे उत्पादन के साधन पर सभी लोगों का जो कि सामूहिक स्वामित्व होगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार सभी कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ जटिल श्रम विभाजन का अभाव होगा। फलतः यहाँ लगाव की समाप्ति होगी और कार्य के साथ व्यक्ति का आदर्श संबंध स्थापित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इस समाज में जो कि अगर जटिल श्रम विभाजन नहीं होगा, देखो मार्क्स क्या बोलते हैं, जो साम्यवादी समाज है यहाँ पे देखो जटिल श्रम विभाजन नहीं होगा, लोग जो कि अपने रुचि के अनुसार कार्य करेंगे और सभी के कार्य को रिकॉग्नाइज जो कि स्टेट करेगा। और दूसरी बात यहाँ पे इस वजह से देखोगे तो यहाँ पे रुचि बनी रहेगी, लोग अपना इनोवेशन वगैरह करते रहेंगे, तो यहाँ पे जो अलगाव है उसकी समाप्ति हो जाएगी। और इस संबंध में देखो जो लोगों का समाज में जो संबंध होता है वो एक आदर्श संबंध स्थापित होता है। लेकिन यहाँ पे देखो इसका क्रिटिसिज्म भी क्या रहता है, तो पहले एक बात मैं आपको यहीं पे बता दूं, जैसे अगर सोचो, आप ही सोचो कि अगर किसी के कार्य में जो कि रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा किसी के कार्य को, ठीक है, और सभी के कार्य को समान मान लिया, जैसे एक रिक्शा चालक है वो दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, कोई एक प्रोफेशनल डॉक्टर इंजीनियर है वो जो कि दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, तो मार्क्स का मानना है कि दोनों लोग 8 घंटे अगर दिन में काम करें, घंटे के हिसाब से उनको पैसा मिले, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे रिक्शा पुलर हो, चाहे एक सामान्य व्यक्ति भले वो कुछ ना कर रहा हो, थोड़ा बहुत काम भी कर रहा हो, तो उसको भी एक समान वेतन मिले। कुछ इस तरह के समाज की स्थापना की कल्पना करते। तो आप ही सोचो क्या ये संभव है आज के समय में? अगर मान लो ऐसा हो भी जाता है तो क्या कोई व्यक्ति होगा जो मेहनत करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। कोई जो कि डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, या फिर ये देख लो जो आपका सिविल सर्विस का एग्जाम काफ़ी टफ होता है, ये इसमें सेलेक्ट होने के लिए कोई जो कि मेहनत नहीं करेगा। क्योंकि उसको पता है कि एटलीस्ट जो कि मैं चाहे इतना मेहनत करूं या ना करूं, मुझे सैलरी सेम ही मिलनी, चाहे मैं भले एक रिक्शा चालक बन जाऊँ या फिर मैं एक डॉक्टर बन जाऊँ। तो ये तो संभव देखने को नहीं मिलता। लेकिन मार्क्स का जो साम्यवादी समाज है वो कुछ इसी तरह का समाज जो कि देखने को की बात करते हैं कार्ल मार्क्स जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ये अलगाववाद वाला टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब यहाँ पे देखो इसकी आलोचना भी की गई, आलोचना को भी लगे हाथ देख लेते हैं कि क्या क्या आलोचना की गई इनके अलगाववाद का। तो देखो आलोचना यहाँ पे काफ़ी अच्छी आलोचना की गई है, 3 ही 4 की गई है, काफ़ी अच्छी आलोचना है। तो देखो यहाँ पे कहा जाता है कि मार्क्स ने अलगाव के कारणों को उत्पादन प्रणाली के संदर्भ में प्रस्तुत किया है और इसकी सामाजिक दशाओं पर अधिक बल दिया है, परंतु जब अलगाव को एक मनोवैज्ञानिक दशा के रूप में या इसके उद्भव को एक शोषणकारी व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो मानव समाज में विद्यमान अलगाव के अन्य पक्षों जैसे प्राचीन जाति व्यवस्था में विद्यमान अलगाव की व्याख्या संभव नहीं हो पाती है। जैसे अमेरिका में गोरों द्वारा कालों पर अत्याचार, बड़े जाति के लोगों द्वारा छोटी जाति का शोषण आदि आर्थिक आधार पर या उत्पादन प्रणाली आधारित जो कि अलगाव नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स जी ने जो अलगाववाद की बात की गई वो केवल उत्पादन प्रणाली के आधार पर ही अलगाववाद को देखा है। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर मनोवैज्ञानिक दशा के आधार पर देखोगे, शोषण के आधार पर देखोगे, तो और भी जो जैसे सांस्कृतिक कारक है, जैसे सांस्कृतिक कारक में क्या जाति व्यवस्था थी, ठीक है। जाति व्यवस्था में क्या होता है, उच्च जाति जो कि निम्न जाति को जो कि अपने से दूर करता था, उसको अपने से अलग थलग करता था। लेकिन इसके कारण भी तो उच्च जाति और निम्न जाति व्यक्ति को उसमें अलगाव, समाज से अलगाव या कटने की बात देखने को तो मिलती होगी। लेकिन मार्क्स जो कि इस यानी जो आपका सांस्कृतिक सामाजिक कारक है इसकी व्याख्या नहीं करते, वो केवल उत्पादन यानी आर्थिक कारक के आधार पर ही जो कि अलगाव की बात करते हैं। जबकि अलगाव समाज में जो देखोगे तो आपका सांस्कृतिक सामाजिक कारक के कारण भी देखने को मिलता है, जैसे जाति, प्राचीन भारत में देखोगे तो जाति व्यवस्था के आधार पर, और अमेरिका में अगर देखो तो गोरों द्वारा कालों पर जो अत्याचार शोषण किया गया, इसके वजह से जो आपके अश्वेत पीपल थे उनमें भी तो अलगाव देखने को मिला है, उनका भी तो मानसिक स्थिति जो कि खराब हुआ होगा। तो इस तरह से जो कि और जो अन्य पक्ष हैं अलगाववाद के, उसकी जो कि व्याख्या कार्ल मार्क्स नहीं करते, इसी आधार पर इनका शोषण इसी आधार पर इनकी आलोचना की जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट आलोचना क्या की जाती है कि मार्क्स ने एक ऐसी व्यवस्था की जिसको साम्यवादी व्यवस्था कहा जाता है, कल्पना की है जहाँ अलगाव नहीं रहेगा और श्रम विभाजन का जटिल स्वरूप भी विद्यमान नहीं होगा, जबकि उद्योग प्रधान समाज के किसी भी स्वरूप में श्रम विभाजन के अभाव की कल्पना अवैज्ञानिक है। यहाँ पे देखो जैसे मार्क्स क्या बोलते हैं, जो हमारा साम्यवादी समाज होगा वहाँ पे जटिल श्रम विभाजन नहीं होगा, जैसे हमने भी ऊपर देखा। लेकिन यहाँ पे कहा जाए कि जहाँ भी अगर जो भी समाज उद्योग प्रधान समाज होगा, चाहे वो कैसा भी, चाहे वो पूंजीवादी देश हो चाहे समाजवादी देश हो, वहाँ पे जो कि
आपका श्रम विभाजन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिना श्रम विभाजन के आपका उद्योग प्रधान समाज नहीं बन सकता है। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आप बोल रहे हो कि अगर साम्यवादी समाज में श्रम विभाजन नहीं हुआ तो यह बात जो कि अवैज्ञानिक प्रतीत होती है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना किया जाता है। वेबर देखो जो है वो बताते हैं कि चूंकि अलगाव का संबंध आधुनिक औद्योगिक प्रणाली से है, अतः व्यवस्था का कोई भी स्वरूप हो, चाहे वो पूंजीवादी स्वरूप हो, चाहे पूंजीवादी समाज हो, चाहे साम्यवादी समाज हो, यहाँ पे अलगाव जो कि अवश्य विद्यमान रहेगा। यानी कि जैसे मार्क्स बोलते हैं कि अलगाव साम्यवादी समाज में नहीं होगा, लेकिन वेबर बोलते हैं कि देखो जो आपका समाज कोई भी हो, चाहे वो पूंजीवादी समाज हो चाहे साम्यवादी समाज हो, अगर यहाँ पे औद्योगिक प्रणाली है तो यहाँ पे अलगाव होगा ही होगा। ठीक है, इस तरह की बात जो कि वेबर बताते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनकी आलोचना की गई थी यहाँ पे वेबर के द्वारा। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्क्स की अलगाव की धारणा ऐतिहासिक शक्ति की अवहेलना करती है। अलगाव में व्यक्ति ऐतिहासिक संभावनाओं को नकार देता है और इस स्तर पर आत्म अलगाव सही नहीं उतरता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक कारणों से भी व्यक्ति में जो कि अलगाव देखने को, जैसे आज देख लो जो SC/ST कम्युनिटी है, ठीक है, या फिर ये भी देख लो जो आपका जनजाति वर्ग है, ये भी देखो आज अपने से मुख्य समाज से अलग थलग करके रखते हैं। जो आपका जनजाति समाज वो जंगलों में निवास करते हैं, उनकी अपनी कल्चर है, वो सब कुछ उनका अपना अलग है। ये भारत की जो मुख्य समाज है उससे अलग थलग है। तो यानी जो ऐतिहासिक कारक है उसकी भी अवहेलना मार्क्स करते हैं, जबकि ऐतिहासिक कारक भी अलगाव को उत्पन्न करते हैं। इस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है। फिर देखो कहा जाए कि मार्क्स की साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा। यानी जो मार्क्स बोले जो साम्यवादी समाज आएगा, यहाँ पे जो उत्पादन साधन होगा उस पर देखो सामूहिक स्वामित्व होगा और कार्य पर सभी व्यक्ति का नियंत्रण प्राप्त होगा। साम्यवादी देशों के अनुभविक अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया गया है कि उत्पादन संबंधी निर्णय प्रक्रिया पर सदैव कुछ लोगों का ही अधिकार होता है। जैसे देखो मार्क्स क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मार्क्स कहते हैं कि जो साम्यवादी समाज हमारा होगा वहाँ पे देखो जो उत्पादन प्रणाली है, उत्पादन जो भी वस्तु उत्पादन होगा उस पर देखो सामूहिक स्वामित्व होगा। इस तरह की बात की जाती थी मार्क्स के द्वारा। लेकिन जो आज साम्यवादी देशों के काफ़ी निकट या फिर कुछ साम्यवादी देश है, जैसे अभी USSR देख लो था, रूस, अभी चीन देख लो, साम्यवादी देशों के करीब है, पर इसमें भी देखो उत्पादन संबंधी जो निर्णय प्रक्रिया है वो सभी लोगों का सामूहिक स्वामित्व नहीं देखने को मिलता है, केवल कुछ ही लोग जो कि निर्णय वगैरह ले रहे हैं। तो इस अध्ययन का बोला जाए कि जो मार्क्स ने जो कल्पना की थी साम्यवादी व्यवस्था में कि सामूहिक स्वामित्व होगा, ये जो कि आज हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। फिर देखो कहा जा रहा है कंक्लूजन में कि उपरोक्त आलोचनाएं निश्चित रूप से मार्क्स के अलगाव संबंधों के विचारों में निहित कुछ एक कमियों को परिलक्षित करती है। बावजूद इसके निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मार्क्स की यह अवधारणा आधुनिक औद्योगिक समाजों में मनुष्य की सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशाओं और उनके कारणों का विश्लेषण करने या उसे समझने हेतु संदर्भ प्रदान करता है और अलगाव की व्याख्या के लिए एक वैचारिक उपकरण के रूप में आज भी महत्वपूर्ण है। आज इसी के प्रभाव स्वरूप जहाँ आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिक जैसे एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मार्क्यूज, ब्लाउनर आदि को आधुनिक पूंजीवाद समाज में अलगाव अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया है। यानी जो मार्क्स का ये आपका ये अलगाववाद का जो थिंकिंग है, ये जो विचार है, यह देखो आज जो आधुनिक समाज है, आधुनिक जो आपका औद्योगिक समाज है, वहाँ पे देखो वहाँ पे जो कि जो अलगाववाद की प्रवृत्ति हो रही है, उसमें देखो जो मार्क्स का ये विचार था वो एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मार्क्यूज और ब्लाउनर जो आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिक है, इनके लिए जो कि आधार का काम करता है। ये जो कि मार्क्स के आधार पर ही जो कि अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पे की जा रही है। यही इनका कंक्लूजन पे बात किया जा रहा है। तो ये इनका जो कि टॉपिक था पूरा खत्म हुआ। फिर यहाँ पे देखो था अलगाववाद पे विभिन्न विद्वानों के क्या विचार है, इसको हम लोग कल देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़, हाँ यहाँ पे देखो मैंने नोट्स का एक चीज़ ऐड किया, यहाँ पे देखो वही जो हमने अलगाववाद पढ़ा था उसी को यहाँ पे शॉर्ट में मैंने यहाँ पे बता दिया। जैसे बोला कि अलगाववाद के 4 चरण मार्क्स ने बताए थे। तो पहला बोला जा रहा है कि उत्पादन प्रक्रिया से व्यक्ति अलगाव महसूस करता है, जिससे क्या होता है व्यक्ति की जो रचनात्मक कार्यों का अभाव हो जाता है। व्यक्ति में जो अगर देखो व्यक्ति कोई उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव महसूस करेगा, यानी व्यक्ति में जो सृजनात्मक लक्षण है या रचनात्मक कार्य करने की क्षमता है वो उसका अभाव होने लगता है। फिर दूसरा चरण क्या आता है, व्यक्ति जो कि प्रकृति से अलगाव महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो मशीनीकृत कार्य अधिक से अधिक कर रहा है, अधिक से अधिक टाइम जो कि मशीनों का काम करे, इससे हो जो कि प्रकृति से अलगाव महसूस करता है। फिर थर्ड चरण में देखो यहाँ बोला जा रहा है कि अपने सहयोगियों से अलगाव होता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से व्यक्ति जो कि अपने सहयोगियों से भी अलगाव हो जाता है। और एटलीस्ट लास्ट में देखोगे तो व्यक्ति स्वयं से भी अलगाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं की पसंद से अलगाव हो जाता है। यानी व्यक्ति जो कि अपने जो समाज में जटिल श्रम विभाजन के कारण देखोगे तो समाज के जो संस्कृति है, कला है, साहित्य, मनोरंजन साधन है, उससे भी जो कि जुड़ नहीं पाता, उससे अलग हो जाता है। इसलिए व्यक्ति जो कि स्वयं से भी अलगाव महसूस करने लगता है। ये कुछ नोट्स के मैंने इन शॉर्ट में यहाँ पर बनाए थे, जिससे आप ये पूरी जो मार्क्स की थ्योरी है वो आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो यही था यहाँ पे आज के लिए। मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।